नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान विषय के इकाई 14 यानी पाठ 14 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है ध्वनि। तो चलिए शुरू करते हैं ध्वनि से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करना। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम होता है। तारत्व का मतलब होता है ध्वनि के पतलेपन से या मोटेपन से। ठीक है, तो जो ध्वनि जितना अधिक पतला रहेगी उसका तारत्व उतना ज़्यादा रहेगा, और जो जितना मोटा रहेगा उसका तारत्व उतना कम रहेगा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम होता है, यानी कौन सी ध्वनि सबसे पतली होती है। ठीक है, प्रश्न में विकल्प हैं आपको, शेर की दहाड़, नदी का कलकल, मेघ यानी बादलों की गर्जन, या मच्छरों की भिनभिनाहट। तो शेर की दहाड़ मोटी होती है, नदी का कलकल भी मोटा होता है, मेघ का गर्जन यानी बादलों की जो गर्जन होती है वह भी मोटी होती है, मच्छरों की भिनभिनाहट जो होती है यह कैसी होती है, काफ़ी पतली होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, मच्छरों की भिनभिनाहट। यानी मच्छरों की भिनभिनाहट का जो तारत्व होता है वह अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख है, SI पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। आपसे पूछा है SI पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, हर्ट्ज, किलोग्राम या मीटर। तो इसका सही उत्तर है हर्ट्ज। SI पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करते हैं HTZ से। तो SI पद्धति में आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का है, 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति ध्वनि क्या कहलाती है। ठीक है, आपको बताना है 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति को उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है, श्रव्य, कर्कश, अपश्रव्य या पराश्रव्य। ठीक है, तो देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ होती हैं। 20 हर्ट्ज से कम रहेगी तो उसे कहते हैं अपश्रव्य। उसे क्या कहते हैं, अपश्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगी तो उसे कहेंगे पराश्रव्य। और 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच रहेगी तो उसे कहेंगे श्रव्य। तो आपसे पूछा है 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। तो 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम की ध्वनि पूछेगी तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अपश्रव्य। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपश्रव्य। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा पूछता तो क्या उत्तर रहता, पराश्रव्य। और 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि पूछता तब क्या उत्तर रहता हमारा, श्रव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपश्रव्य। अगला प्रश्न है, ढोलक में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो आपको पता है ढोलक में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, रगड़ने से, बिल्कुल नहीं। खींचने से, बिल्कुल नहीं। फूंक मारने से, नहीं। आघात से, यानी चोट पहुंचाने, आघात से, पीटने से जो होता है वह ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आघात से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अंग है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो बहुत ही सरल उत्तर है इसका, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में, गैस में, द्रव में या निर्वात में। तो निर्वात में तो होगी ही नहीं, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए, यानी ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता तो इसमें ध्वनि का संचरण नहीं होगा। और जिसके जितने कण पास पास रहते हैं उसमें ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठोस में। ठीक है, यह थे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद प्रश्न 2 है, सही जोड़े बनाइए। तो आपको सही जोड़े बना करके उत्तर बताना है। चलिए देख लेते हैं। स्तंभ क के कथनों को स्तंभ ख के कथनों से मिलान कीजिए। इधर स्तंभ क है और इधर स्तंभ ख है।
सबसे पहले सुस्वर ध्वनि। तो सुस्वर ध्वनि किसमें से निकलता है? हारमोनियम, ढोलक से जो उत्पन्न ध्वनि होती है वह ध्वनि हमारी कैसी ध्वनि होती है? सुस्वर। तो क का मिलान हो जाएगा द से, कि सुस्वर ध्वनि का मिलान किससे हो जाएगा? हारमोनियम, ढोलक से उत्पन्न ध्वनि। अगला है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि, तो जो ध्वनियाँ मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि का मिलान हो जाएगा मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि। इसके बाद है अपश्रव्य ध्वनि। तो भूकंप से उत्पन्न जो ध्वनि होती है वह हमारी अपश्रव्य ध्वनि होती है, तो इसका मिलान हो जाएगा भूकंप से उत्पन्न ध्वनि से। अगला है बांसुरी से जो ध्वनि होती है, बांसुरी की ध्वनि। तो बांसुरी से ध्वनि कैसे निकालते हैं? हम फूंक मारकर निकालते हैं, ठीक है। तो बांसुरी से ध्वनि का मिलान हो जाएगा फूंक मारकर उत्पन्न करते हैं। तो यह हो गया हमारा मिलान। सुस्वर ध्वनि हारमोनियम, ढोलक से उत्पन्न ध्वनि। श्रव्य ध्वनि मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि भूकंप से उत्पन्न ध्वनि। बांसुरी से ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न ध्वनि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं सही गलत का चिन्ह लगाकर। सबसे पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ठीक है। तो यह गलत है। जो ध्वनि का वेग होता है वह हमारा होता है आमतौर पर 332 मीटर प्रति सेकेंड, यह ध्वनि का वेग है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ज़्यादा कौन है? तो प्रकाश की गति हमारी ज़्यादा है, तो इसमें क्या है? ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, तो यह गलत है, क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए यह हमारा क्या था? गलत था। तो ये याद रखिएगा, ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, तो यह हमारा सही है। इसके बाद है 1 हर्ट्ज का अर्थ 1 कंपन प्रति सेकेंड है, यह भी हमारा सही है। वीणा में कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, यह बिल्कुल गलत है। वीणा में मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, कर्कश ध्वनि नहीं, तो यह हमारा क्या रहेगा? गलत। ताप बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाती है, यह बिल्कुल सही है। ताप बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाती है। तो यह हो गए हमारे सही गलत वाले प्रश्न, जिसमें पहला आपका गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करके। सबसे पहला प्रश्न है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन खाली स्थान कहलाता है। तो कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, तो इसमें भरा जाएगा आयाम, ठीक है। अगला है, ध्वनि संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। तो ध्वनि संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? माध्यम, ठीक है। अगला है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को उसका खाली स्थान कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। अगला है, ध्वनि की चाल में न्यूनतम होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में, ठीक है। ठोस से कम किस में होती है? द्रव में। और सबसे कम किस में होती है? गैस में। तो यही तो पूछा है कि ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है? तो गैस में। इसके बाद है, किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल खाली स्थान होती है। तो किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल भी निश्चित होती है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? हमारा निश्चित। तो यह थे हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में भरा जाएगा आयाम, दूसरे में माध्यम, तीसरे में आवर्तकाल, चौथे में गैस और पांचवे में निश्चित, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक प्रश्न है जिसके लिए आपको अलग अलग उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो प्रतिध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं इको, ठीक है।
तो किसी पहाड़ के पास या किसी बड़े हाल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हाल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं और यह ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। तो प्रतिध्वनि हमें एक बार सुनाई देती है, अगर गूंज रहता तो गूंज हमें बार बार सुनाई देती है। तो इसका उत्तर क्या है? प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हाल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? यह ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है तारत्व की परिभाषा लिखिए। अभी ऊपर भी इससे प्रश्न एक था, ठीक है, तो वहीं आपसे पूछा है तारत्व की परिभाषा लिखिए। मोटी तथा पतली ध्वनि के कारण का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तारत्व को इंग्लिश में कहते हैं पिच। ठीक है, तो तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है और ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। तारत्व अधिक होने के कारण ही बच्चों और स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है तथा तारत्व कम होने के कारण पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। आपका उत्तर यहीं पर समाप्त हो गया था। ठीक है, इतना ही था आपका उत्तर। आप यह चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है और ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। ठीक है, यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उनके निवारण लिखिए। आपको बताना है ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं और उसके निवारण के क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़ें या गड़गड़ाहट ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़ें या गड़गड़ाहट ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। मनोरंजन के साधन टेप रिकॉर्डर, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, डीजे, टीवी जैसे साधनों से उत्पन्न तीव्र ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी और एक दो कारण देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से आप एक दो कारण ही लिखिएगा जो आपको याद होने लायक रहे। विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न मशीनों तथा औजारों के प्रयोग से भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। प्रशासनिक कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों पर भी विशाल जनसंख्या के शोरगुल के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो यह तो हो गए ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से थे। ठीक है, किसके किसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। अब इसके निवारण देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के निवारण क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ध्वनि प्रदूषण के निवारण। निवारण है उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। ठीक है, उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों में लगे हार्नों को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए। शहरों, औद्योगिक इकाइयों तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। जो वृक्ष होते हैं सड़कों के किनारे वह वाहनों के आवाज़ जो होती है उसको सोखने का कार्य करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो यह हमारे प्रमुख निवारण के हो गए कि उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों में लगे हार्नों को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए। शहरों, औद्योगिक इकाइयों तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। तो यह था हमारा इस प्रश्न का उत्तर कि ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं और उसके दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, प्रश्न घ है स्पष्ट कीजिए कि वर्षा काल में बादलों की बिजली की चमक क्यों पहले दिखाई देती है, वह गड़गड़ाहट बाद में क्यों सुनाई पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अभी ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो ध्वनि की चाल होती है तो ध्वनि की चाल कितनी होती है हमारी 300
32 मीटर प्रति सेकेंड। यह ध्वनि की चाल हो गई। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यह बहुत ज़्यादा है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की अपेक्षा। तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, जिसके कारण बिजली की चमक पहले दिखाई देती है तथा गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर था कि स्पष्ट कीजिए कि वर्षा काल में बादलों की बिजली की चमक क्यों पहले दिखाई देती है व गड़गड़ाहट बाद में क्यों सुनाई देती है। क्योंकि चमक यानी जो प्रकाश की चाल होती है वह ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। ठीक है, कुछ बुद्धिमान बालक कहते हैं कि जो आंखें रहती हैं, ठीक है, वह पहले होती हैं, कान हमारे बाद में होते हैं, इसलिए चमक जो होती है वह पहले दिखाई देती है और जो आवाज़ होती है वह बाद में सुनाई देती है। ठीक है, हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे आप। ठीक है, कि वर्षा काल में बादलों की बिजली की चमक क्यों पहले दिखाई देती है, गड़गड़ाहट बाद में क्यों सुनाई देती है। क्योंकि ध्वनि की चाल जो होती है वह प्रकाश की चाल से कम होती है, यानी प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल की अपेक्षा, इसलिए बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अंग है, स्पष्ट कीजिए ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो यह एक प्रयोग है, आप साधारण रूप से इसको जिस तरह से प्रयोग होता है बस उसी को लिखना है। तो ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। एक रबड़ बैंड लिया, रबड़ बैंड का एक सिरा किसी वस्तु या हुक में बांध दिया। ठीक है, जैसे यह कोई स्थिर जगह है इधर, और एक रबड़ बैंड यहाँ से ले लेते हैं हम और एक सिरा यहाँ पर ले आकर बांध देते हैं, ले आकर, ठीक है, बांध दिया। दूसरे सिरे को थोड़ा खींचकर उंगली से पकड़ा। अब खींचकर आप इसको इधर को खींचकर उंगली से इसको क्या कर लिए, यहाँ पर से पकड़ लिए तथा इसके मध्य भाग को पकड़कर एक ओर ले जाकर छोड़ दिया। अब इसको इधर से खींच के आप लाएंगे तो यह इस तरह से चला आएगा। अब जब इसको आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, रबड़ बैंड को खींचकर छोड़ देने पर यह कंपन यानी अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करने लगता है तथा हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जब आप इसको इस तरह से पहले खींचे और जब इधर खींचकर आप छोड़ेंगे तो यह इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी और बार बार बहुत तेज़ी से इधर उधर करता है और आवाज़ भी सुनाई देती है, यानी कि कंपन के कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, यह प्रयोग आप एक चिमटे की सहायता से भी कर सकते हैं। किसी चिमटे को, चिमटा जो इस आकार का रहता है, किसी चिमटे को ज़मीन पर लाकर पटक दीजिए तो यह इधर को और यह इधर को बहुत तेज़ी से हिलने डुलने लगते हैं और हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है, यही इसका मतलब था। तो चाहे आप चिमटे वाला प्रयोग लिख लीजिए, चाहे या हुक वाला। हुक वाले प्रयोग में क्या था, सिंपल सा प्रयोग है, एक आधार से रबड़ बैंड इस तरह से पकड़ के बांध करके यहाँ से इधर से खींच लेंगे। खींचने के बाद अब जब यह थोड़ा टाइट हो जाएगा तो यहाँ से नीचे की तरफ खींचेंगे तो इस स्थिति में आएगा और जैसे ही खींच के छोड़ेंगे तो यह इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी और बहुत तेज़ी से यह ऊपर नीचे इस तरह से करेगा इस बिंदु के चारों ओर और हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो कंपन के कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही कंपन बंद हो जाएगा आवाज़ भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं आपको लिखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक रबड़ बैंड लिया, रबड़ बैंड का एक सिरा किसी वस्तु या हुक से बांध दिया, दूसरे सिरे को थोड़ा खींचकर उंगली से पकड़ा तथा इसके मध्य भाग को पकड़कर एक ओर ले जाकर छोड़ दिया। रबड़ बैंड को खींचकर छोड़ देने पर यह कंपन अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करने लगता है तथा हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, 3 कंपन करती वस्तुओं ए बी सी की जो आवृत्ति है वह क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है। यह उनकी आवृत्ति दी गई है। उसके तारत्व को घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है। ठीक है, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च और निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। अतः
अब इसमें हमने क्या सीखा कि उच्च तारत्व वाले, जिसका तारत्व अधिक होगा उस ध्वनि की आवृत्ति भी अधिक होगी, और जिसका तारत्व कम होगा उस ध्वनि का आवृत्ति भी कम होगा। तो देख लेते हैं इसमें, इसको हमें लिखना है घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी आवृत्ति किसकी होगी, सबसे ज़्यादा जो रहेगा तारत्व, ठीक है। तो इसका जो आवृत्ति दिया है वह सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसका तारत्व भी सबसे ज़्यादा होगा, और उससे कम इसकी आवृत्ति दी गई है तो इसकी अब तारत्व उससे कम होगी, और सबसे कम इसकी आवृत्ति दी गई है तो इसकी जो तारत्व है वह सबसे कम होगी। अतः ए बी सी की जो आवृत्ति होगी क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 1024 हर्ट्ज अगर है तो उसका जो तारत्व का घटता क्रम क्या होगा, सी और बी और उसके बाद ए। सी के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद क्या आएगा, ए। ठीक है, समझ गए। कहने का मतलब क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, अगर न समझ में आया हो तो। कहा है उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च, जितना ज़्यादा तारत्व उतना ज़्यादा आवृत्ति। निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न, ठीक है, जितना कम तारत्व उतनी कम आवृत्ति होती है। अब हमें इसको लिखना है तारत्व के घटते क्रम में, हमें आवृत्ति दी गई है, ठीक है। जब आवृत्ति दी गई है और तारत्व के घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा आवृत्ति, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति 1024 जो कि सी का मान है, सी, इससे बाद उससे कम 512 तो बी, और सबसे कम 256 यानी ए। तो सही क्रम हो जाएगा सी बी ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख है, दो व्यक्ति ए तथा बी एक ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा दोनों क्रमशः एक परावर्तन तथा 10 परावर्तन के पश्चात ध्वनि को सुनते हैं। तो इनमें कौन सी ध्वनि प्रतिध्वनि तथा कौन सी ध्वनि गूंज होगी, ठीक है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति हमारा कौन सा है, बी। एक ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दोनों, जो ए है वह केवल एक बार ध्वनि सुनता है, लेकिन जो बी है यह कितनी बार ध्वनि सुनता है, या 10 बार ध्वनि सुनता है। तो देखिए, जो चीज़ें एक बार सुनाई देती है उसको हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। प्रतिध्वनि केवल एक बार सुनाई देती है, लेकिन जो बार बार सुनाई देती है उसे गूंज कहते हैं, ठीक है। जो बार बार सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं, गूंज। यानी एक से अधिक बार सुनाई देगी तो गूंज, एक बार सुनाई देगी तो क्या कहेंगे उसे, प्रतिध्वनि। तो यही इसमें पूछा है कि अब ए जो है एक परावर्तन सुनता है, यानी एक बार सुनता है, तो ए द्वारा सुनी जाने वाली एक परावर्तन वाली ध्वनि क्या कहलाएगी, प्रतिध्वनि कहलाएगी। और बी जो है वह 10 बार सुनता है, तो बी द्वारा सुनी जाने वाली 10 परावर्तन वाली ध्वनि क्या कहलाएगी, गूंज, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतना याद रखना है। जो एक बार सुनी जाती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, और जो एक से अधिक बार सुनी जाएगी उसे गूंज कहेंगे, ठीक है। तो ए एक बार सुनता है एक परावर्तन वाली ध्वनि, यानी ए प्रतिध्वनि सुनता है, और बी 10 बार सुनता है, यानी बी जो सुनता है वो गूंज सुनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, हमें बांसुरी और कोयल की कुहुक जैसी आवाज़ें कर्णप्रिय लगती हैं, परंतु लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ कर्णप्रिय नहीं लगती। यही आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो नियमित तथा आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है सुस्वर कहलाती है, ठीक है। जो हमारे कान पर मधुर प्रभाव डालती है, एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित आवर्त की ध्वनियाँ होती हैं, वो अच्छी होती हैं, हमारे कान पर अच्छा प्रभाव डालती हैं, यानी सुस्वर कहलाती हैं। कोयल की कुहुक इसी प्रकार की ध्वनि है जो हमें कर्णप्रिय लगती है, परंतु लाउड स्पीकर के तेज बजने से अनियमित और अनावर्ती कंपनों से कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण लाउड स्पीकर की तीव्र आवाज़ हमें कर्णप्रिय नहीं लगती है, ठीक है। यह इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यह इस अभ्यास प्रश्न के सभी प्रश्न उत्तर थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी किताबों के, ठीक है, सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। और इधर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि यह जो मोबाइल की डिस्प्ले है वो थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसलिए एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मोबाइल सही होता है इसकी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएगी, तब तक इसी तरह से काम चलाना होगा दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ है, ठीक है।